Hello friends, welcome to the channel Modern Basic Knowledge. Today our lecture is on stroke. If you are new in the channel then go for subscribe. What is stroke? Stroke when brain does not get enough oxygen. मतलब कि ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि ब्लॉकेज हो जाना ब्लड वेसल्स में जो सप्लाई करती है ब्रेन को। जैसे कि ये ब्रेन को सप्लाई कर रही है ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाना, तो विच इज़ ऑफन ड्यू टू ब्लड क्लॉट गेटिंग ट्रैप्ड इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट जो होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है और इसके वजह से आगे की टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाता है और इसके वजह से टिश्यू डेथ हो जाती है। जैसे कुछ इस तरह से ये ब्लड ब्रेन में जा रहा है ब्लड वेसल्स, और ब्लड जो होगी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे नहीं मिल पा रहा है और यहाँ की टिश्यू की डेथ हो गई है। और समटाइम्स क्या होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है खुद से डिजोल्व हो जाता है बिफोर गोइंग फॉर द परमानेंट डैमेज। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक और मिनी स्ट्रोक एंड समटाइम्स typically go after few hours, and if the person have should go to the hospital। मतलब कि अगर पेशेंट को ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक आ रहा है तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये वार्निंग साइन होता है कि ज़्यादा सीवियर स्ट्रोक होने से बच सकते हैं। और साइन एंड सिम्टम्स जो हम देखते हैं, यूजुअली साइन एंड सिम्टम्स जो बोलते हैं, जिसको क्लासिकल साइंस भी बोलते हैं, वो होता है फास्ट क्या होता है, एफ रिफर्स टू द फेस वन साइड ऑफ द फेस स्टार्ट टू ड्रॉप्स एंड बिकम हार्डली मूव। मतलब कि एक साइड का फेस जो होगा वो डिफ़िकल्ट टू मूव हो जाता है और समटाइम कोज स्माइल क्विकली। मतलब कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो क्विकली स्माइल करने लगता है। और सेकंड ए मतलब आर्म वीकनेस, मतलब कि आर्म में वीकनेस आ जाती है और पेशेंट जो होता है वो अपने आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेट नहीं कर पाता है, कभी कभी लेग्स को भी नहीं कर पाता है। और स्पीच में हम देखते हैं कि स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी और ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर सेइंग, मतलब कि समझ में नहीं आ पाता है। और टी हम देखते हैं कि इसमें अगर सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो शुड गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। So also the other symptoms which can also diagnose the stroke, but these are the classical signs। फास्ट जो होगा, अगर ये देखा गया है साइन सिम्टम्स देखे गए हैं तो स्ट्रोक सस्पेक्टेड करते हैं और उसको हॉस्पिटल पर्सनलाइज करते हैं जाने के लिए। और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद में सीटी स्कैन कराना चाहिए हेड का, और जिससे डिटरमाइन करते हैं कि अंडरलाइन कॉज क्या है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है। क्योंकि स्ट्रोक और भी चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट के अलावा, जैसे कि सिरोप्लास्टिक एनीमिया में हमने देखा था कि आरबीसी की शेप की वजह से, सिकल शेप की वजह से भी स्ट्रोक होता है। तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में जो होगा वो क्विकली पॉसिबल होता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा जो जल्दी जल्दी जाएंगे। तो फर्स्ट फ्यू आवर्स में जो होगा ट्रीटमेंट वो पॉसिबल होता है और टू इम्प्रूव द चेन ऑफ गुड रिकवरी। और ट्रीटमेंट जो होगा सेकंड 2 ट्रीटमेंट ऑफर किए जाते हैं फ्यू आवर्स आफ्टर द स्ट्रोक। और अगर ज़्यादा लंबे समय हो गया है, 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं कराया गया है, तो टिश्यू जो होती है वो डेथ हो जाती है, तो उसको मुश्किल हो जाता है टिश्यू को रिकवरी करना। और तो जो 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं हम देखते हैं, पहला होता है टीपीए, जिसको क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन बोलते हैं, क्लॉट बस्टर मेडिसिन, जो डिसॉल्व करती है ब्लड क्लॉट को। और फिर जैसे यहाँ पे टिश्यू को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था तो ये इसको डिसॉल्व कर देगी क्लॉट को, और यहाँ पे ब्लड जो होगा वो पूरा फ्लो हो जाएगा। और सेकंड एलोइंग फ्लो बैक एंड प्रीवियसली ब्लड फ्लो। और सेकंड हम देखते हैं थ्रोम्बोक्टोमी, इसमें सर्जरी से रिमूव किया जाता है ब्लड क्लॉट को। जो लार्जर क्लॉट होते हैं मेनली उसमें ये यूज़ किया जाता है। फिर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर जो हैं, मतलब जिसकी वजह से और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है स्ट्रोक, जैसे कि हाइपरटेंशन से और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर लो हो रहा है तो उससे नॉर्मल रेंज में है तो ये ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन से इंक्रीज़ होगा। फिर स्मोकिंग में हम देखते हैं स्मोकिंग भी डबल कर देता है रिस्क ऑफ अनदर स्ट्रोक। अगर एक बार हो गया तो दोबारा से उसको डबल कर देगा उसके। तो क्विटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पीपल्स के लिए जो हार्ड होता है एकदम से क्विट करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है, तो पीपल हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। एंड डायबिटीज़ हम देखते हैं, डायबिटीज़ भी इंसुलिन लेवल को इंक्रीज़ करता है, तो इसके वजह से भी ब्लड वेसल जो होगी वो डैमेज हो सकती है। और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, जो और ज़्यादा प्रॉब्लम कोज कर देगा। और ऑल दिस फैक्टर आर प्री डिस्पोज समटाइम टू हैपन द स्ट्रोक। तो गुड न्यूज़ क्या है इसमें कि कैन बी रिड्यूस विद द लाइफ स्टाइल चेंजेस। अगर लाइफ स्टाइल को हम चेंज कर देते हैं तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, मेडिकेशन से रिड्यूस कर सकते हैं। मेडिकेशन में जैसे कि डेली एस्पिरिन जो होगी, वो अगर एस्पिरिन डेली ले रहे हैं तो क्लॉटिंग जो होगी उसके चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। ब्लड थिनर्स लेते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि डिसीज़ है आर्टेरियल फिब्रिलेशन, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ब्लड थिनर्स लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगी, हार्ट के रिदम जो होगा वो एबनॉर्मल से नॉर्मल हो सकता है और फिर मतलब स्ट्रोक के चांसेस डिक्रीज रहते हैं। तो दिस पीपल हैव चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉट इन हार्ट एंड कैन ट्रेवल टू द ब्रेन ऑल्सो। तो
रिकवरी में हम देखते हैं आफ्टर स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक हो जाता है पेशेंट को तो उसकी रिकवरी जो होती है वो स्लो होती है, लेकिन पेशेंट को हार नहीं माननी चाहिए और पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट स्टिल सी इम्प्रूवमेंट फॉर ईयर और मोर, मतलब एक साल से ज़्यादा समय भी ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट में, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रोक इंडिविजुअल, मतलब कि डिपेंड करता है कि किस तरह का स्ट्रोक जो है पेशेंट को हुआ है। मैं वर्क विद स्पीच थेरेपिस्ट, तो अगर स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि स्ट्रोक की वजह से वो नर्वस सिस्टम डैमेज हो गई है जिसकी वजह से इंसान बोल नहीं पा रहा है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन मसल्स में डैमेज हो गए तो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। फिर ओकेजनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए टू रीगेन द फिजिकल स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करने के लिए, क्योंकि उसमें नर्व डैमेज हुई है स्ट्रोक की वजह से ब्रेन में, और उसका इफेक्ट हमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स को देखने को मिलता है। और इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, दस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आफ्टर द स्ट्रोक, तो जब ट्रीटेड हो जाता है तो इंसान फील बेटर करता है और रिगेन कर लेता है फिजिकल स्ट्रेंथ को, तब पेशेंट को अच्छा लगता है। तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है इमोशनली सपोर्ट पेशेंट के साथ अदर फैमिली मेम्बर्स का। तो आउटकम्स जो हम देखते हैं डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, मतलब कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स होते प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितना समय इसमें लगेगा नर्स को दोबारा से रिकवरी करने में। तो मोस्ट है परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स जो टाइम के साथ रिकवर हो जाते हैं। और फाइनली गोल जो होता है स्ट्रोक के बाद हम देखते हैं पेशेंट का कि मैक्सिमाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब अपनी लाइफ की क्वालिटी को मैक्सिमाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके अलावा प्रिवेंट करो अनदर स्ट्रोक को, मतलब कि अदर स्ट्रोक ना हो पाए, जैसे कि सिगरेट वगैरह कोई ले रहा है तो उसको जस्ट बैन करो, और अपने बीपी को ज़्यादा हाई मत करो, और ब्लड लेवल को भी अपना मेंटेन करो, इंसुलिन के लेवल को। तो ये सब चीज़ जो होंगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और थैंक यू एंड स्टे हेल्थी।